वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 8वीं की भारत की खोज यह पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता, और इसका यह सेशन नंबर 9वां है। यह जो लेसन है या चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, यह बहुत लंबा है। लेखक ने इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया है और उसका वर्णन किया है। तो अब का ये जो भाग है उसका शीर्षक लेखक ने दिया है महाकाव्य इतिहास। अब महाकाव्य, तो उस समय कौन कौन से महाकाव्य थे, फिर उनका इतिहास, उनकी परंपरा और उनके संबंधित मिथक, इसका वर्णन लेखक ने इन भाग में किया है। अब पढ़ते हैं। प्राचीन महाभारत के 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होगी और उनमें बाद में टुकड़े जोड़े जाते रहे। तो देखो, लेखक ने यहाँ पर 2 महाकाव्य की वर्णन की है जो उस समय बहुत प्रचलित थी, और वह है रामायण और महाभारत। अब रामायण और महाभारत, इन पुस्तकों को या इन ग्रंथों को कौन नहीं जानता। भारत का कोने कोने में यह महाकाव्य या इसे हम धार्मिक ग्रंथ के रूप में आज भी पूजते हैं और उस समय में भी पूजा जाता था। आपने इसके पहले कक्षाओं में कक्षा 6 में बाल रामायण कथा पढ़ी है और 7th में बाल महाभारत कथा पढ़ी है। जब हमने यह किताबें पढ़ी तो उससे हमें समझ में आ गया कि क्यों यह महाकाव्य सदियों से लेकर आज तक इसका धार्मिक या उसका जो हम कहते कि जो आदर्श या जो आत्मिक प्रेम या लोगों के प्रति मन में जो उनके प्रति जो पूजनीय स्थान है वह क्यों है, यह हमने विस्तार के साथ उन कक्षाओं में पढ़ा था। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह जो महाकाव्य है वह लिखने में शायद सदियां लगी, और वह भी देखो टुकड़े टुकड़े में जोड़े गए। मतलब हर अलग अलग युगों में, अलग अलग सदियों में थोड़े थोड़े टुकड़े जोड़कर, अलग अलग सदियों के एक साथ जोड़कर यह 2 बड़े महाकाव्य की रचना की गई। आगे लेखक कहते कि इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है। तो हमने इसके पहले भागों में पढ़ा था कि आर्यों का आना किस प्रकार आए थे, किस समय वो आए होंगे, ये हमने सब विस्तार से पढ़ा। तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि उसके पहले बहुत पुराने सदियों में यह महाकाव्य लिखे गए थे। क्यों? क्योंकि इन महाकाव्यों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है तथा उनके विजयों और उस समय के गृह युद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे, इन सारी चीजों का वर्णन उस समय उन दोनों महाकाव्यों में है। अब गृह युद्ध मतलब आपसी कलह, आपसी झगड़ा, ये सारी चीजें गृह युद्ध आते हैं। युद्ध तो अब देखते हैं कि 2 देशों में होते हैं, 2 अलग अलग शहरों में होते हैं। लेकिन गृह युद्ध मतलब अपने ही घर में, जैसे कि हमने देखा था रामायण में, कि रामायण में क्या हुआ था कि एक ही घर में, एक ही वंश में क्या हुआ था, एक ही कुल में, कि जब राम वनवास राज्याभिषेक करने वाले थे तो उनको वनवास क्यों दिया गया। यह सब गृह कलह के वजह से ही हुआ था। उसी प्रकार महाभारत में भी हमने यही देखा है कि कौरव और पांडव एक ही वंश के लोग थे, एक ही कुल के लोग थे, आपस में भाई थे, फिर भी उनमें आपसी कलह के वजह से यह युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार गृह युद्ध का अर्थ हमें समझ में आ गया। आगे लेखक कहते कि मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। तो लेखक कहते हैं कि
ये दो जो महाकाव्य है रामायण और महाभारत, इन दो पुस्तकों के अलावा उनको ऐसी किसी भी पुस्तक की जानकारी नहीं है जिन्होंने, जैसे कि महाभारत और रामायण, इन महाकाव्यों ने क्या किया है कि आम जनता के मन पर व्यापक प्रभाव डाला हो। अब हम देखते हैं कि सदियों से युग बीत गए, तब से लेकर आज तक भारत के हर कोने में, भारत के हर जनता के मन पर यह दो जो महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, अब भी वह धार्मिक रूप में उस पूजनीय ही माना जाता है। और उन्होंने आम जनता के मन पे बहुत अधिक प्रभाव उस समय में भी डाला था और आज भी डाला है। इतने प्राचीन समय में रचे जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो लेखक क्या कहते हैं कि इतना समय बीत जाने के बावजूद भी यह रचना रचित होकर इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी भारतीय मनुष्य के जीवन पर आज भी उसका वह प्रभाव दिखाई देता है। और वह कैसा लगता है? जीवंत प्रभाव दिखाई देता है। मतलब ऐसा नहीं लग, हमें जब भी हम पढ़ते हैं ये महाकाव्य, ऐसा प्रतीत होता है कि यह आज भी सारी घटनाएं जीवंत है, सारी मतलब हमारे जीवन से संबंधित है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए और इसी कारण यह दोनों महाकाव्य, कौन से, रामायण और महाभारत, भारतीय जीवन के अंग बन गए। आगे लेकर कहते हैं कि इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़। देखो मतलब कि क्या विशेषता है इन महाकाव्यों की, कि बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए यह ग्रंथ है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी ये चलो अनपढ़ लोग ये नहीं पढ़ सकते हैं, या बुद्धिजीवी जो बहुत होशियार है, विद्वान है, ऐसे लोगों के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, देहाती हो, शहरी हो या विद्वान हो, सबके लिए यह जो महाकाव्य है वह एक समान रूप से अर्थ ग्रहण करने का साधन है। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है, जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते हैं। तो देखो आज भी उन्होंने यह महाकाव्यों ने समाज प्रबोधन का कार्य किया है कि उस समय में भी वह किसी न किसी स्तर पर लोगों में एकता का संदेश देते थे, एकजुट रहने का संदेश देते थे। और आज भी यह महाकाव्य पढ़ने के बावजूद भी समाज पर उसका यही असर होता है कि समाज को, पूरे सामाजिक वर्ग को वह एक साथ एकजुट रहने का संदेश देते हैं, उनके मतभेदों को सुलझाते हैं। अगर चलो मन में कुछ मतभेद होते हैं, कुछ तनाव होते हैं, ये ग्रंथ पढ़ने के बाद मनुष्य के, समाज के मतभेद अपने आप सुलझ जाते हैं। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया है जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया है और बराबर बना रहा है। तो यह महाकाव्यों की विशेषता है। भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है, उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही है। तो देखो उनका इतिहास कब से है, जब से हमारा इतिहास का काल माना जाता है, वैदिक काल से लेकर आज के आधुनिक काल तक वह उसका इतिहास माना जाता है। और वह उसका अनेक रूप परिवर्तन करते हुए संस्कृत साहित्य में वह प्रकट हुआ है, अर्थात उसकी शुरुआत की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। मतलब इन
महाकाव्यों को मध्य रखते हुए बहुत सारे कवियों ने और नाटककारों ने अपनी नई साहित्यिक सृजना की है। अधिकांश पुराकथाएं और प्रचलित कहानियां वीर गाथात्मक है। देखो अब पुराकथा की जो पुराकथा मतलब पौराणिक कथाएं, तो उनकी रचनाएं क्या है कि वह वीर गाथात्मक है, कि वीरता का वर्णन करते हुए उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है। कि देखो ये जो पुराण प्राचीन ग्रंथ है या प्राचीन कथा है, उनकी विशेषता क्या है कि वो वीर गाथात्मक है। उन पर मनुष्य को या समाज को हमेशा सत्य पर अड़े रहना चाहिए। जो वचन एक बार दिया है उसका पालन करना चाहिए आदि का उपदेश दिया गया है। जैसे कि देखो वचन पालन करने के लिए हमने देखा था, जैसे कि रामायण में क्या किया था कि अपने पिता का वचन पूर्ण करने के लिए राम ने 14 वर्ष का वनवास का उनका वचन पूरा करने के लिए आगे कदम उठाया था। चाहे परिणाम कुछ भी हो, साथ ही इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपर्यंत भी वफादारी, साहस, लोकहित के लिए सदाचार, बलिदान की शिक्षा दी गई है। तो क्या अन्य विशेषताएं थी? आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको एक एक पॉइंट करके आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि इसके पहले भागों में हमने देखा परिच्छेद में, अब इसमें और विशेषता क्या है कि जीवन के शुरुआत से लेकर मृत्यु तक हमें हमेशा वफादारी, साहस, लोकहित, लोगों के हितों के बारे में सोचना चाहिए, सदाचार, आचरण हमेशा सदाचार अच्छा होना चाहिए, और दूसरों के हित के लिए हमें अब बलिदान देना चाहिए। यह शिक्षा हमें इन पुराकथाओं से मिलती है। कभी ये कहानियां पूर्णतः काल्पनिक होती है, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार घूमते रहते हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो देखो ये जो कथाएं हैं वह काल्पनिक भी होती है, लेकिन कभी कभी सत्य और काल्पनिक इतने एक दूसरे में मिलजुल जाते हैं कि उन्हें हम अलग नहीं कर पाते। यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह भले ही न बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। तो देखो मतलब काल्पनिक और सत्यता, इसमें मतलब कभी कभी बदलाव भी होता है, सच भी नहीं लगता है, लेकिन वह एक दूसरे में इतने मिलजुल जाते हैं कि लोग उन पर, उस घटित हुई घटनाओं पर लोग क्या कर लेते हैं, विश्वास करते हैं। और ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इसकी स्थिति जीवंत तत्वों को ही जाती थी, जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की एकरसता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती। तो इस प्रकार जब काल्पनिक हो या वास्तविकता हो, लेकिन उसमें जीवन के जीवंत तत्वों का वर्णन किया जाता था, और रोजमर्रा की हर रोज की जीवन की जिंदगी की एकरसता और कुरूपता का खींचकर उच्चतर क्षेत्र की ओर, आदर्श की उच्च कोटि तक यह कथाएं ले जाती थी। आगे लेखक कहते कि यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। देखो अब इतिहासकार यह अन्य देशों में, जैसे कि यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों, इन देशों में इतिहासकार थे, लेकिन भारत में प्राचीन काल में यह इतिहासकार न होने के कारण हमें यह लिखित साहित्य का ज्यादा जानकारी नहीं मिली। और यही इसी कारण लेखक कहते हैं कि हमें आज भी तिथियां निश्चित करना, सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। तो देखो उस अन्य देशों में इतिहासकार होने के कारण उन देशों की इतिहास की कालक्रमानुसार उनका तिथियां निश्चित कर पाते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार न होने के कारण हमारे सही कालक्रमण या तिथियां निश्चित करना यह बहुत कठिन कार्य हुआ है। घटनाएं आपस में गड़म हो गई। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं, लेकिन देखो जो आधुनिक साहित्य लिखने वाले या आधुनिक विद्वान है, इतिहासकार है, वह आज उस समय भी उन्होंने क्या किया है कि बहुत इतिहास की ये जो
धुंधली तिथियां, कालक्रम निश्चित करना, ये सारी चीजों को उन्होंने लगातार अभ्यास करते हुए बहुत सारे सूत्रों को खोज निकाला है। कल्हण की राजतरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। तो देखो, लिखित स्वरूप में अगर कालक्रमानुसार या तिथि अनुसार अगर कहा जाए तो कल्हण द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी यह ही एकमात्र प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। यह कश्मीर का इतिहास है जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई। बाकी के लिए हमें महाकाव्य और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, तो देखो यहाँ पर हमने 2 महाग्रंथों का वर्णन महाकाव्य का किया था, रामायण और महाभारत। उसके बाद राजतरंगिणी की इसके तिथि या उसके बारे में, उस किताब के बारे में या उस प्राचीन ग्रंथ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हुई है। लेकिन लेखक कहते हैं कि अन्य जो ग्रंथ है उनकी जानकारी किस प्रकार हासिल की गई है कि काल्पनिक इतिहास के समकालीन, मतलब उस समय के काल के अनुसार जो अभिलेख, शिलालेख का अर्थ होता है कि पत्थरों पर जो लिखा गया है, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेष, फिर सिक्के और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ी। तो अंत में उसके बाद में जितने भी ग्रंथ का अगर कालक्रम अनुसार या तिथियों के अनुसार अगर कोई कल्पना या सत्यता अगर मिलती है तो इसके लिए इतिहासकारों ने क्या किए, समकालीन उस समय के इन सारी चीजों पर गहनता के साथ अभ्यास करके ये सारी चीजें खोज निकाली। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफरनामों से भी सहायता मिलती है। तो जो विदेशी यात्री थे वो क्या करते थे, अपने सफरनामे, मतलब यात्राओं, हम जो प्रवास करते, जो यात्रा करते, उसमें जो वर्णन किया जाता है वो लिखित रूप में होते हैं, उसे कहा जाता है सफरनामे। तो उनमें भी हमें यह साहित्य मिला, विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के और कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरणों से। ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों, पौराणिक गाथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। तो विरासत में मिली हुई पौराणिक कथाएं, कहानी, मतलब बोलते ना कि एक पूर्वजों के द्वारा जो आगे की पीढ़ी को मिलता है, तो इन विरासत में मिली गई इन साहित्यों का फिर आगे वृत्तांत आगे बढ़ते गया और इस प्रकार उस साहित्य की जानकारी आगे पता चलती है। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्य और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इससे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ, जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने में प्रवृत्त हो गई। अब देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। ठेठ, पुराना, देहाती, गांव का, एकजुट, मिलकर रहना, वीर गाथात्मक, वीर गाथाओं से संबंधित, मरणोपरांत, मरने के बाद, सदाचार, उच्च विचार, सम्मिश्रण, समान रूप से मिश्रण करना, रोजमर्रा, प्रतिदिन की, एक रसता, एक ही भाव होना, कुरूपता, बुरा रूप, कालक्रम, एक समय सीमा, भूल भुलैया, अनजाने रास्ते, सफरनामा, यात्रा वृत्तांत, दंत कथा, प्राचीन कथा। तो इस प्रकार हमने अपने 2 महाकाव्य के बारे में विस्तार के साथ वर्णन पढ़ा। अब आगे लेखक क्या कहना चाहते हैं पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।